वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल्स एंड अराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अल्काइल एंड अराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ये होता है कि मेटल एटम और जो आपका अल्काइल और अराइल लिगेंड है उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली दीज आर द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये। और लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट हैव बीन सिंथेसाइज्ड यट। और जो ये टेबल आपको सामने दिखाई दे रही है इसमें जो अर्लियर टाइम में मेन ग्रुप एलिमेंट बेस्ड सिग्मा और बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किए थे उनके बारे में डिटेल है, कब और किसने उनको डिस्कवर किया था। सो फर्स्ट मेन ग्रुप कंटेनिंग अल्काइल एंड अराइल जो कंपाउंड था दैट वाज डाइमिथाइल जिंक, जिसको एडवर्ड फ्रैंकलैंड सर ने डिस्कवर किया था इन 1848 में। आफ्टर दैट इसी फॉर्म को विद द डाइथाइल जब उन्होंने रिएक्ट कराया तो डाइथाइल जिंक का फॉर्मेशन हुआ और इन 1850 में हुआ इसका प्रिपरेशन। उसके बाद मरकरी टीन बोरोन का प्रिपरेशन हुआ टिल 1850। उसके बाद इन 1900 विक्टर ग्रिग्नार्ड सिंथेसाइज द RMGX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इफ R is alkyl then it form the alkyl main group main group organometallic compound. If R is aryl then it form the aryl main group organometallic compound. After that organolithium RLI prepared by the W. Slank in 1914. इसके अलावा टेबल के अलावा आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, डाई एल्यूमिनियम हेक्सा मिथाइल, डाई एल्यूमिनियम हेक्सा इथाइल। ये भी और भी जो कंपाउंड्स हैं जो कि मेन ग्रुप मेटल का से बिलोंग करने वाले मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए इन सब में क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये सारे कंपाउंड फेयरली स्टेबल कंपाउंड्स हैं। After the successful synthesis of metal alkyls and aryl of main group elements, scientists made the many attempts to form the alkyl and aryl of transition metals, but they were failed. In 1909, जो है first main group element containing compound was synthesized, that was trimethyl iodide platinum. लेकिन इसके बाद 1950 तक कोई भी स्टेबल ट्रांजिशन मेटल अल्काइल अराइल प्रिपेयर नहीं हो पाया। 1909 से 1950 तक इतना टाइम लग गया, तब तक कोई भी स्टेबल ट्रांजिशन मेटल अल्काइल या अराइल कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हुआ। सो देयर वाज अ व्यू एट दैट टाइम कि ऐसा क्या हो रहा है जो स्टेबल ट्रांजिशन मेटल अल्काइल अराइल प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे ये व्यू आया सामने कि हो सकता है कि जो मेटल और कार्बन बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे वो अनयूजली वीक है, इतना ज़्यादा वीक है कि जैसे वो बनता है वो दोबारा से ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से कंपाउंड्स को आइसोलेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, उनको आइसोलेट नहीं किया जा पा रहा है। पर ये व्यू जो है कुछ टाइम बाद इनकरेक्ट प्रूव हुआ, जब ये समझ में आया, ये फाइंड आउट हुआ कि जो मेटल और कार्बन, जो मेटल यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग कर रही है और उस कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ लाइन बिटवीन 125 टू 270 किलोजूल पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। तो इतनी बॉन्ड एनर्जी पर ये बॉन्ड वीक तो नहीं है, और तो इसकी वजह ये तो रीज़न नहीं है कि जो बॉन्ड है वो जल्दी से टूट जा रहा है। वीकनेस ऑफ बॉन्ड इज़ नॉट द रीज़न कि ट्रांजिशन मेटल अल्काइल अराइल जो है स्टेबल फॉर्म में प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। और इसका जब कंपेयर किया गया इस बॉन्ड एनर्जी का मेन ग्रुप एलिमेंट से, तब भी यही फाइंड आउट हुआ। देखिए जैसे ये हमारा कंपाउंड है टेट्रामिथाइल टाइटेनियम, ये ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कंपाउंड है और इसमें जो टाइटेनियम मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 259.4 किलोजूल पर मोल। और वहीं पे हमारा जो लेड टेट्रामिथाइल था उसमें लेड और जो कार्बन का बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 167.4। ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी 167 है, और ये कंपाउंड अनस्टेबल है जबकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है 259.4 किलोजूल। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि बॉन्ड एनर्जी इज़ नॉट द रीज़न कि जो कंपाउंड बन रहे हैं अनस्टेबल बन रहे हैं। देन हम देखेंगे कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल बन रहे हैं। तो दिस कम्स अंडर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स। 1960 तक कोई भी ऐसी प्रिंसिपल यहाँ पे गवर्न नहीं हो पाया जो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स और अराइल को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, इन 1970 में ये समझ आया कि जो ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स होते हैं या अराइल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटिवली एंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जो मेटल एटम प्रेजेंट है
जब वो कंपाउंड बना रही है तो उसके पास और स्पेस अवेलेबल है कि वो दूसरे लिगेंड को अटैच करा सकती है, ठीक है। अनसैचुरेशन कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है वहाँ पे। और इन इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेशन का मतलब यही है कि जो मेटल एटम है उस पर डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है, सो इट गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर लिगेंड ऑल्सो। तो ये दो अनसैचुरेशन जो है उसको अनस्टेबल फॉर्म कर रहा है। तो और इन दो रीजंस की वजह से क्या होता है, देर आर सेवरल इजी पाथवे जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो जाती है कंपाउंड को। और जब लोअर एक्टिवेशन एनर्जी उस कंपाउंड को मिल जाती है तो वो फर्दर रिएक्ट करके किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। यही रीज़न है कि जो इसका अनकोऑर्डिनेशन, अनसैचुरेशन इन कोऑर्डिनेशन एंड अनसैचुरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ये कंपाउंड में एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है और ये फटाफट से रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई दीज आर द अनस्टेबल, और हम कह सकते हैं कि वीकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस सारे कंक्लूजन से ये समझ में आता है कि जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स की स्टेबिलिटी है वो रिलेट करती है टू द काइनेटिक्स, नॉट द थर्मोडायनेमिक। काइनेटिक जो फिनोमिना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एल्काइल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ट्रांजिशन मेटल बेस्ड, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो यहाँ पे वो पाथवे को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अगर उन पाथवे को किसी तरह से समझा जाए कि क्या क्या वो पाथवे हैं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो रही है और ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम उन ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे वो पाथवे को सप्रेस किया जाए और कंपाउंड को स्टेबल बनाया जाए। सो फर्स्टली भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो अनडिज़ायरेबल पाथवे हैं जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड डिकम्पोज होने चला जाता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड डिकम्पोजिशन पाथवे हम देखते हैं पहले। सो इसमें जो पहला डिकम्पोजिशन पाथवे है जिसकी वजह से आपका कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज़ बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि इन योर सी सेक्शन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। आई एम हियर ओनली समराइजिंग द टॉपिक। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपका जो मेटल एटम है उसके साथ जो अल्काइल या अराइल लगा है उसके बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। वो हाइड्रोजन जो होता है, अगर जो इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं पहले हम, कि आपके मेटल के साथ जो अल्काइल अराइल लगे उसके बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है फॉर दिस काइंड ऑफ एलिमिनेशन। दूसरा इसमें क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मेटल से सिन पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। उन दोनों की जो पोजीशन है वो सिन पेरिप्लेनर होनी चाहिए, सेम साइड में होने चाहिए। अगर अपोजिट होगा, एंटी पेरिप्लेनर होगा, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो मेटल एटम है उसके ऊपर एक वैकेंट कोऑर्डिनेटेड साइड अवेलेबल होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है वहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर 18 आपका कॉम्प्लेक्स होगा, उस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर उस कॉम्प्लेक्स का होगा, तो नेक्स्ट जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम द एच एटम तो वो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में चला जाएगा, जो कि अनफेवरेबल होती है एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स मस्ट बी इन 16 इलेक्ट्रॉन। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, अगर बीटा एलिमिनेशन करवाना है, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें तब बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, तब जब वो अपने आप को डिसोशिएट कर देगा किसी एक लिगेंड को जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन में, ओनली देन इन सच केस बीटा एलिमिनेशन इज पॉसिबल। सो दीज आर द कंडीशन फॉर द बीटा एलिमिनेशन. Now we see the example. Here this is a transition metal alkyl complex. This is transition metal alkyl complex. Metal is not mentioned here. यहाँ पे जो आपका ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है उसमें अल्फा पोजीशन दिस, दैन इट इज बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन। मेटल के पास कंडीशन मैंने बताया था वैकेंट कोऑर्डिनेटेड साइड होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो इसके पास अवेलेबल है। होगा क्या, और ये मेटल और हाइड्रोजन जो होता है सिन पेरिप्लेनर पोजीशन पे होना चाहिए। देखो ये नीचे की साइड है, ये भी नीचे की साइड है, दिस इज सिन पेरिप्लेनर कंडीशन, मतलब 180 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए इनका। तो हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और मेटल के एटम के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है वैकेंट साइड में, जिससे यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। मेटल और बीटा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है, और मेटल और एल्काइल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है,
और जो आपका अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो ये इसीलिए होता है जब इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर आता है आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मेटल पे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होने की वजह से ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ देता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म होने लगता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो होती है कन्वर्ट हो जाती है इंटरमीडिएट में। दैट इंटरमीडिएट इज़ हाइड्रोमिथिल मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। जब यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा तो उस एल्कीन से आपका मेटल एटम अटैच्ड हो जाएगा, तो इस तरह से इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये इंटरमीडिएट जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। 2 इलेक्ट्रॉन का कैसे एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में क्या है, एक एल्काइल ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इस एल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेटल के पास देखिए यहाँ पे जब एल्कीन के साथ ही अटैच्ड है, एल्कीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। लिगेंड से यहाँ पे लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो डिफरेंस कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जो इंटरमीडिएट बनता है दैट हैविंग मोर 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या होगा आपका, एल्कीन होगा यहाँ पे एंड द ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो पर्टिकुलर एल्कीन फॉर्म हो रही है दैट इज़ द प्रोपीन। ये डिपेंड करता है कि आपका एल्काइल कौन से नेचर का है, उसी काइंड का यहाँ पे एल्कीन प्रिपेयर होगा एंड दिस इज़ योर ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड। 2 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो मैंने बताया कि 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगी इन द इंटरमीडिएट, बिकॉज इंटरमीडिएट जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन हायर स्पीसीज फॉर्म हो रही है। तो 18 अगर ऑलरेडी रिएक्टेंट है तो 20 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल बिकॉज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है। ये हाई एनर्जी होती है, इसके ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डिक्रीज हो जाता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर कॉम्प्लेक्स है कोई आपका, तो पहले उसको डिसोशिएट करना पड़ेगा अपने लिगेंड को। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है माइनस एल लिगेंड, ये डिसोशिएट कर रहा है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कम हो रहा है, साथ साथ में वैकेंट साइट भी अवेलेबल हो रही है। अब इस वैकेंट साइट पे सेम वही मैकेनिज्म चलेगा जो पीछे हमने देखा है। जो मेटल जो अल्काइल हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा इस वैकेंट साइट पे एंड एल्कीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा एंड द लास्ट एल्कीन प्लस द ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो दिस आर द कंडीशन फॉर द बीटा एलिमिनेशन। तो अब क्या किया जा सकता है कि बीटा एलिमिनेशन ना हो, जिससे हमारा कंपाउंड जो होता है काइनेटिकली स्टेबल फॉर्म हो सके। तो बीटा एलिमिनेशन ना होने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं पहला चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपका जो ट्रांजिशन मेटल एल्काइल जो है जो फॉर्म करने जा रहे हैं हम, उसको हमको ऐसा करना है कि उसमें कोई बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही ना हो। जो हम एल्काइल या अराइल ग्रुप चूज़ कर रहे हैं वो ऐसा हो कि उसमें कोई बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं हो, तो जाके वो कंपाउंड जो होता है काइनेटिकली स्टेबल फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल है उसके हेक्सामिथाइल टंगस्टन, पेंटाकार्बोनिल मिथाइल मैग्नीज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लोराइड इथाइल पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजाइल है, बेंजाइल आपको पता है किस तरह से होता है, CH2 इस तरह से होता है बेंजाइल, ठीक है। यहाँ पे मेटल एटम अटैच है, तो अब देखो ये अल्फा कार्बन हो गया बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इस तरह का हम कोई हमारा अल्काइल और अराइल चूज़ करते हैं जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो बीटा एलिमिनेशन होगा ही नहीं। बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कंपाउंड काइनेटिकली स्टेबल होगा। तो एक ये तरीका है हम कंपाउंड को स्टेबल बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमने कंडीशन देखी थी बीटा एलिमिनेशन के लिए कि मेटल एटम और बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी सिन पेरिप्लिनर। अगर ऐसा हो जाए कि वो दोनों सिन पेरिप्लिनर ना हो, उनमें जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो वो एंटी पेरिप्लिनर होंगे, उस केस में भी बीटा एलिमिनेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हमारा ये, यहाँ पे जो अल्फ़ा है और ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बीटा हाइड्रोजन बिल्कुल 180 डिग्री लाई कर रहा है प्लेटिनम मेटल की, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी ऑर्बिटल्स इस मैनर में नहीं होती कि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो आसानी से प्लेटिनम की ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस नहीं करता, बीटा एलिमिनेशन नहीं होता। तो इस तरह के हमें लिगेंड चूज़ करने हैं जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मेटल और बीटा हाइड्रोजन ऑलवेज एंटी पोजीशन पे लाई करेंगे, उस केस में भी एलिमिनेशन नहीं होगा और कंपाउंड आपका स्टेबल बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे
कि ज्योमेट्री ऐसी हो कि आपका जो कंपाउंड है वो रीच ना कर पाए बीटा हाइड्रोजन से, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगेन वही सेम पेरिप्लेनर को गेन नहीं कर पाए, इस तरह की सिचुएशन हमें रखनी है। देख, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा प्रोटोन, लेकिन बीटा प्रोटोन और मेटल का अगेन 180 डिग्री का एंगल है, दोनों आपस में एंटी पेरिप्लेनर लाई कर रहे हैं। तो अगेन इस तरह की ज्योमेट्री में जो है आपका बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है और कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, आपका जो 18 इलेक्ट्रॉन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो लीगेंड है वो इतना फर्मली अटैच हो उसके साथ कि वो डिसोशिएट होकर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ना कर पाए। जब तक 18 से 16 नहीं बनेगा तब तक उस केस में बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। तो आपका जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे लीगेंड इतने स्ट्रॉन्गली अटैच होने चाहिए कि उनका डिसोशिएशन ना हो, तब भी जो है आपका कंपाउंड जो होगा काइनेटिकली स्टेबल हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसके सारे लीगेंड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है विद आयरन मेटल एंड द मोलिब्डेनम एटम कि ये आसानी से डिसोशिएट हो नहीं सकते। जिससे जब डिसोशिएट नहीं होंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक 16 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन नहीं होगा कंपाउंड का या 14 नहीं होगा तब तक बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिकम्पोजिशन पाथवे, और हमने देखा हम इसको कैसे सप्रेस भी कर सकते हैं जिससे आपका कंपाउंड जो है काइनेटिकली स्टेबल बन सकता है। दूसरा जो होता है फ्लोराइड एलिमिनेशन, जो इसका है रीज़न कि आपका कंपाउंड अनस्टेबल होता है। फ्लोराइड एलिमिनेशन में क्या है, जो आपका ट्रांजिशन मेटल एटम होता है लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और इसके अलावा लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, ये सारे मेटल जो होते हैं हार्ड लेविस एसिड होते हैं, और जो फ्लोराइड होता है वो हार्ड लेविस बेस होता है। तो ये HSA प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और हार्ड मेटल के साथ में जो आपका फ्लोराइड है कंटेनिंग अल्काइल या अराइल ग्रुप है वो बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, बिकॉज जो फ्लोराइड फ्रॉम द अल्काइल और अराइल है वो अट्रैक्ट होगा टुवार्ड्स हार्ड लेविस एसिड मेटल एटम की तरफ। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, बीटा फ्लोराइड एलिमिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। वहीं पे अगर क्या किया जाए कि जो आपका मेटल एटम है या तो वो वीक एसिड चूज़ कर लिया जाए, तो उस केस में आपका जो फ्लोराइड एल्काइल या फ्लोराइड अराइल है वो मेटल के टुवार्ड्स कम अट्रैक्टिव होगा बीटा फ्लोराइड, और उसमें बीटा फ्लोराइड एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, कैसे होता है एलिमिनेशन ये देखते हैं पहले। यहाँ पे ये फ्लोराइड एल्काइल है, ठीक है, इसमें जो आपका बीटा फ्लोराइड है, मैंने बताया जो मेटल है अगर वो अर्लियर ट्रांजिशन मेटल है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रही है या फिर लेंथेनाइड, एक्टिनाइड है, तो उस केस में इसके मेटल और फ्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से ये फ्लोराइड अपना एल्काइल से बॉन्ड तोड़ करके मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। वही ट्रांजिशन मेटल 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देन 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे सिर्फ फ्लोराइड लगेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो क्या किया जाए कि इस एलिमिनेशन को सप्रेस किया जाए, तो अभी मैंने बताया आपको, अगर आपका जो फ्लोराइड बेस्ड एल्काइल और अराइल है तो वहाँ पे ऐसा मेटल चूज़ किया जाए जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा, या फिर ऐसा मेटल चूज़ करें जो कि वीक लेविस एसिड है। जब वीक लेविस एसिड और स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से एलिमिनेशन विल गेट सप्रेस। तब हम जाके स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड बेस्ड एल्काइल और अराइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो एल्काइल फ्लोराइड बेस्ड एल्काइल कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल एटम हमारा वीक एसिड है, और एक हमारा अराइल फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें भी मेटल एटम वीक एसिड है, इन दोनों में से जो स्टेबल होगा वो अराइल फ्लोराइड विल बी कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, बिकॉज अराइल फ्लोराइड में क्या होता है कि आपका जो लिगेंड है उसमें जो बेंजीन प्रेजेंट है उसमें पाई ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होती है, तो वो पाई ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्ड पाई एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। तो मेटल एटम क्या करता है, एक बार कॉम्प्लेक्स तो बन गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे सारे फ्लोराइड्स अटैच हैं, ठीक है, तो ये मेटल एटम तो का बॉन्ड तो बन गया है सिग्मा बॉन्ड, जिसमें क्या हुआ कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है मेटल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड आया और उन्होंने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। उसके बाद क्या होता है, मेटल के पास जो फील्ड ऑर्बिटल होती है वो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है, जिससे मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। अगर मेटल एल्काइल फ्लोराइड की बात करें तो वहाँ पे सिंपली क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ से मेटल सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा।
थ्रू द हाइपर कंजुगेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई एंटी बॉन्डिंग नहीं है। जब पाई एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जिससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होता है, बिकॉज पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है लोअर होती है, वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है कंपैरेटिवली सिग्मा स्टार की। सो वहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है कंपैरेटिवली सिग्मा स्टार के। दैट्स वाई द मेटल अराइल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ द मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन बात पे है दैट इज़ रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो अपने 2 लिगेंड को डिसोशिएट करके 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये कंपाउंड थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है, इसका मिथाइल और हाइड्राइड जो कि सिस पोजिशन पे प्रेजेंट होगा वो आपस में मिथेन की फॉर्मेशन करके रिमूव आउट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स 4 कोऑर्डिनेटेड हो जाता है और 16 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बाय 2 डिक्रीज हो जाती है। ये कंडीशन इसमें ये क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो जो रिमूविंग लिगेंड है वो दोनों सिस पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ट्रांस पोजीशन पे मिथाइल और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, रिडक्टिव एलिमिनेशन नॉट पॉसिबल। इसी तरह से 2 मिथाइल या 2 इथाइल 2 अल्काइल ग्रुप भी आपस में अगर सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो भी एलिमिनेट हो सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे 2 मिथाइल जो आपके सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, वो दोनों आपस में इथेन का फॉर्मेशन करेंगे और रिमूव आउट हो जाएंगे बाय लीविंग द 16 इलेक्ट्रॉन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इस तरह से भी आपके ट्रांजिशन मेटल एल्काइल अराइल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू दिस रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो हमें ऐसा करना होगा कि जो आपके हम यूज़ करने जा रहे हैं लिगेंड्स उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी ना हो कि आपका हाइड्रोजन ग्रुप और ऑर्गेनिक ग्रुप सिस पोजीशन पे प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा ही ना हो कि आपके 2 वहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो एज अ लिगेंड। तब हम स्टेबल ट्रांजिशन मेटल एल्काइल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल अल्काइल एंड अराइल कंपाउंड्स। पहले हमने डिस्कस किया कि क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये अनस्टेबल बनते हैं। उन रीजंस में की वजह से 2 रीज़न मेन होते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड या अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेटेड साइड और इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन, ठीक है। उन दोनों की वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन पाथवे आ जाता है बिकॉज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेता है कॉम्प्लेक्स। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या डिकम्पोजिशन पाथवे हो सकते हैं, एंड देन हमने डिस्कस किया कि कैसे हम उन डिकम्पोजिशन पाथवे को सप्रेस करें, क्या कर सकते हैं उनको सप्रेस करने के लिए, और हम एक स्टेबल कंपाउंड काइनेटिकली स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं ट्रांजिशन मेटल एल्काइल और अराइल जो कि सिग्मा बॉन्डेड है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन। ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स और अराइल को दूसरा नाम जो होता है उनका हाइड्रोकार्बिल्स होता है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम इन बाय द नेम हाइड्रोकार्बिल्स। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। जो मेटल है उसके साथ जो लिगेंड अटैच्ड है उसका नेचर कैसा है, तो उसके बेसिस पे ये 2 तरह के होते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसपे सेम ऑर्गेनिक ग्रुप जो होता है अटैच होता है टू द मेटल एटम। एग्जाम्पल जैसे हेक्सामिथाइल टंगस्टन, टेट्रामिथाइल टाइटेनियम, ठीक है, पेंटामिथाइल नियोबियम। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो लिगेंड है आपका जो ऑर्गेनिक ग्रुप है दैट इज़ मिथाइल। सारे जितने भी 4 या 5 या 6 जो भी लिगेंड है वो सारे मिथाइल हैं। सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर नोन एज द होमोलेप्टिक ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट हेट्रोलेप्टिक, इसमें क्या होता है कि आपका मोर देन 1 टाइप ऑफ ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम से। ये मोर देन एक ग्रुप तो यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल और अराइल होगा, 1 या 2। इसके अलावा जो दूसरे एटम्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो कोई भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई एलिमेंट गैसियस एलिमेंट लाइक क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, या कोई कार्बोनिल हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज टेंटेनियम बेस्ड कंपाउंड डाइक्लोराइड ट्राइमिथाइल टेंटेलम है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ग्रुप जो है एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेंटा कार्बोनिल मिथाइल है, यहाँ पे एक लिगेंड क्या है आपका कार्बोनिल, एक लिगेंड आपका मिथाइल है। सो दिस काइंड ऑफ ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वो हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल
एटम पर मोलिक्यूल, जो नंबर ऑफ मेटल एटम है वो कितना है एक मोलिक्यूल में, उसके बेस्ड है। तो पहला आता है मोनोन्यूक्लियर, दूसरा होता है पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में क्या होता है कि आपका पर मोलिक्यूल एक मेटल एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जांपल पेंटामिथाइल टेंटेलम, हेक्सामिथाइल टंगस्टन, टेट्रामिथाइल टाइटेनियम। आप देख रहे हो सारे कॉम्प्लेक्स में ईच मोलिक्यूल कैरिंग वन मेटल एटम। सो इस टाइप के जो होते हैं मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर में क्या होता है कि इसमें मोर देन वन मेटल एटम जो होती है एक मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यू कैन सी हेयर द कॉम्प्लेक्स जिनमें मोर देन वन मेटल एटम पर मोलिक्यूल प्रेजेंट है। ये आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो वाई है दिस इज योर मेटल एटम, एक कंपाउंड में एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में दो मेटल एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्रियम। इसके अलावा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा टू मोलिब्डेनम एटम आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मोर देन वन मेटल एटम प्रेजेंट होगा, मोर देन वन में टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। और ऐसे कंपाउंड में जनरली क्या होता है आपका एल्काइल या फिर अराइल जो होता है दो मेटल एटम को या मोर देन एटम को ब्रिज कर रहा होता है, ब्रिज फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स और अराइल। हम कैसे एल्काइल और अराइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो आता है फर्स्ट मेथड है एल्काइलेशन बाय द अदर मेटल एल्काइल्स। इसमें क्या करते हैं जो आपका दूसरे मेटल एल्काइल्स हैं, जो कि आपका मेटल उसमें कोई भी हो सकता है, मेन ग्रुप मेटल हो सकता है, ठीक है, लैंथेनाइड एक्टाइड हो सकता है, हमें ट्रांजिशन मेटल बेस्ड बनाना है, ठीक है। तो दूसरे मेटल बेस्ड एल्काइल्स को हम रिएक्ट कराते हैं विद द ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर एट वेरियस टेम्परेचर, ठीक है। जनरली टेम्परेचर लोअर ही रहेगा लेकिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है जिसमें एक मेटल से हैलाइड उठ के दूसरे मेटल में चला जाता है। यहाँ पे ये देखिए ट्रांजिशन मेटल के पास तो क्या होगा हैलाइड होगा, किसी दूसरी मेटल के साथ में अदर देन द ट्रांजिशन मेटल क्या होगा यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड एंड द अदर मेटल अल्काइल का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एट लोअर टेम्परेचर। तो होगा क्या यहाँ पे जो हैलाइड है फ्रॉम द टाइटेनियम उठ के क्या आ जाएगा मैग्नीशियम के पास में आ जाएगा, और मैग्नीशियम से जो एल्काइल लिगेंड है वो उठ के क्या हो जाएगा टाइटेनियम से अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ द हैलाइड कार्बन आयन, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे टेट्रा बेंजाइल टाइटेनियम का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेथड से बहुत सारे रिएक्शंस हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका मेटल एल्काइल है दैट इज़ लिथियम ऑर्गेनोलिथियम, और आपका ट्रांजिशन मेटल हैलाइड ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। ईथर की प्रेजेंस में अगेन ये टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं मिथाइल लिथियम है, ये एल्काइल है, ठीक है। मेन ग्रुप बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक एल्काइल कंपाउंड है, ये ट्रांजिशन मेटल बेस्ड हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, ट्रांजिशन मेटल एल्काइल का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से CuCl दिस इज अगेन ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, मेन ग्रुप एल्काइल के साथ रिएक्ट करता है और लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स विद एल्काइल और अराइल हैलाइड। एल्काइल और अराइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराना हमें एनायन का, ठीक है, सोडियम बेस्ड अनायन है ये, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका ये क्या है बेसिकली मेटल कार्बोनिलेट है। मेटल कार्बोनिल्स में अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसके ऊपर बाय द रिमूवल ऑफ वन कार्बोनिल लिगेंड विद द मेटल एटम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ एटम, तो वो नेगेटिव अनायन में कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स जिसको हम मेटल कार्बोनिलेट कहते हैं, ठीक है। उस मेटल कार्बोनिलेट सॉल्ट का विद रिएक्शन कराया जाए जब अल्काइल हैलाइड के साथ में, तब भी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इस मिथाइल ग्रुप को, जो कि डेल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और आयोडाइड डेल नेगेटिव चार्ज करता है, उसको गेन कर लेगा, जिससे CH3Mn ये एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि इसको सिग्मा बॉन्डेड ट्रांजिशन मेटल बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा और NaI विल बी रिमूव आउट, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कब होता है जब आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो, मतलब उसमें वैकेंट साइट अवेलेबल हो फॉर द अटैचमेंट ऑफ द इनकमिंग लिगेंड। 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट 16 होता है, ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। साथ में उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल होती है,
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटल होती है तभी वो दूसरे लिगेंड को अपने पास अटैच करवाने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ पे एग्जांपल हमें दिखाई दे रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम यहाँ लेते हैं, उसका रिएक्शन करा सकते हैं मेटल हैलाइड के साथ में, तब भी हम मेटल एल्काइल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। कि CH3I जो होगा उसमें जो CH3 और I के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है, और वो दोनों ही अटैच हो जाएंगे इरीडियम के साथ में, ठीक है। यहाँ पे 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। CH3 और इरीडियम के बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, आयोडीन और इरीडियम के बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और CH3 और I के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और फाइनल ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो CH3I में ब्रेक हो जाती है, और ये कंपाउंड आपका 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका फॉर्म होता है, जिसपे आपको मेटल और अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा डायरेक्ट। सो दिस इज ट्रांजिशन मेटल अल्काइल और अराइल कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट मेटल एटम रिएक्शन, डायरेक्ट जो होता है मेटल एटम में होता है वेपर फेज में, उसको लिया जाता है और उसकी रिएक्शन कराई जाती है अल्काइल हैलाइड के साथ में, तब भी ट्रांजिशन मेटल अल्काइल और अराइल को प्रिपेयर किया जा सकता है। यू कैन सी हेयर जो प्लेटिनम मेटल है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, वेपर इसकी फॉर्म है यहाँ पे, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है मेटल हैलाइड के साथ में, तो सॉरी अल्काइल हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है ट्रांजिशन मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाई दे रहा है, निकल वेपर फेज में है प्रेजेंट, इसका फिनाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, और फिनाइल मिथाइल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस तरह से इसका प्रोडक्शन होगा, जिसमें एक बार फिनाइल रिंग जो ईटा 1 की तरह काम कर रही है और एक बार ईटा 6 की तरह काम कर रही है। Next method of preparation is insertion reaction. Insertion reaction is just reverse to the beta hydride elimination. इसमें क्या होता है, आपका एल्कीन पे जाके आपका मेटल हाइड्राइड जो कॉम्प्लेक्स हो वो जाके अटैच हो जाता है। एल्कीन में एक कार्बन एटम के ऊपर मेटल अटैच होगा, दूसरे कार्बन के ऊपर आपका हाइड्राइड जो होता है, हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स वो अटैच हो जाएगा। इसके लिए भी सेम कंडीशन हो सकती है कि सिन एडिशन शो करता है, मेटल जिस साइड से अटैक करेगी कार्बन पे उसी साइड से हाइड्रोजन भी अटैक करेगा, ठीक है, और इस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मेटल एल्काइल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द इंसर्शन रिएक्शन, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द इंसर्शन रिएक्शन एग्जांपल। यहाँ पे मेटल हाइड्राइड है, ये कंडीशन क्या होगा, मेटल हाइड्राइड होना चाहिए और एल्कीन होना चाहिए, तभी जाके इंसर्शन रिएक्शन होगा और एल्काइल का फॉर्मेशन होगा। दिस प्लेटिनम विल अटैक हेयर ऑन दिस एंड और दिस हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस एंड, तो यहाँ पे CH3 फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे प्लेटिनम और CH2 का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट रिएक्शन इज पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जब आपका कंपाउंड जो होगा वो अगर वो पैरामैग्नेटिक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसमें कोई लेबाइल लिगेंड भी उसके साथ में प्रेजेंट है लाइक वाटर, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट रिएजेंट जैसे कि आपका बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, जो कि फ्री रेडिकल अल्काइल और अराइल फॉर्म करने की कैपेसिटी रख सकता है, उस रिएजेंट के साथ वो आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जिसके पास एक लेबाइल लिगेंड प्रेजेंट है वो रिएक्ट करके आपका ट्रांजिशन मेटल अल्काइल का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस जो बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे अल्काइल बेस्ड ट्रांजिशन मेटल फॉर्मेशन होता है, अराइल, ये दिस इज अराइल, तो अराइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है इसका, देखिए यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ओवर के बीच का जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, ये टूट जाता है, रेडिकली टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, हीट करते हैं जब हम इसको, तो 2 मोल्स इस तरह से इस रेडिकल के प्रिपेयर हो गए। उसके बाद जो होता है यहाँ पे एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे फिर फ्री रेडिकली ये वाला बॉन्ड टूटेगा और CO2 विल रिमूव आउट, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल केटाइन यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करता है, जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में उसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लेगा, जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एलिमिनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, कोई एलिमिनेटिंग ग्रुप यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, CO, CO2, SO2, N2, H2, यानी कोई अच्छी गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है गुड लिविंग की तरह काम करेगा। इसके अलावा सल्फिनेट, कार्बोक्सिलेट जो कंपाउंड से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका कंपाउंड है, इसमें क्या है, Fe
C डबल बॉन्ड O C6H5, इस तरह से आपका कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से जब इसको हीट करेंगे तो ये बीच वाला कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और आयरन और C6 के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेटल अराइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में आपका कार्बोनिलेट है, इसमें जब COOC6 है, दिस इज योर C डबल बॉन्ड OOC6H5, यहाँ से CO2 विल रिमूव आउट और मेटल के साथ C6 का बॉन्ड बन जाएगा, अराइल फॉर्मेशन हो जाएगा। सल्फोनेट्स में क्या होगा, SO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्काइल ग्रुप के साथ में, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से SO2 रिमूव हो जाएगा और ये C जो है मेटल के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन करके भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अराइल और अल्काइल कंपाउंड्स को। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स एंड अराइल। जो प्रिपेयर हुए हैं कंपाउंड्स उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल अल्काइल और अराइल जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। जो अर्लियर जो फॉर्म हो रहा था मैंने बताया था उनमें रीज़न नहीं पता था, बाद में तो जब फॉर्म होते हैं उनको स्टेबल फॉर्म कर सकते हैं, उनके डिकम्पोजिशन पाथवे को सप्रेस करके वी कैन स्टेबल ट्रांजिशन मेटल अल्काइल अराइल्स। लेकिन मेन ग्रुप के कंपैरेटिवली ये अनस्टेबल, कंपैरेटिवली कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेट्रामिथाइल टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर जो होता है येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये एक्सप्लोड करता है अबो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इससे आपको पता चल रहा है कि कितना ये लेस स्टेबल है। अनदर कंपाउंड इज टेट्रामिथाइल जिरकोनियम, ये रेड कलर का सॉलिड होता है, ये एक्सप्लोड करता है -15 डिग्री पे, तो ये भी लेस स्टेबल कंपाउंड ही है लेकिन उससे कुछ स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फिनाइल टाइटेनियम ट्राई आइसोपरोक्साइड, ये TiC बॉन्ड कैरी करता है और ये स्टेबल होता है अप टू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली अपर वन की, बिकॉज इसमें कोई भी हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वो तो उनमें भी नहीं है लेकिन वहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट आपका पेंटामाइन टेंटेलम है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है प्योर स्टेट में लोअर टेम्परेचर के ऊपर, इट मीन्स ये स्टेबल कंपाउंड है कंपैरेटिवली, और एक्सप्लोड होता है एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास ये एक्सप्लोड होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। जो टेंटेलम और कार्बन का इस कंपाउंड में बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 261 ± 6, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, इसीलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज होता है बाकी वाले कॉम्प्लेक्स के। इसके अलावा नेक्स्ट कंपाउंड इज हेक्सामिथाइल टंगस्टन, जो कि डार्क रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये एक्सप्लोड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट कंपाउंड इज हेक्सामिथाइल ड्रेनियम, जो कि ग्रीन कलर का पैरामैग्नेटिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये जो होता है ट्रीटमेंट जब इसका कराते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ तो रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म में Li2ReCH3 8 में, ठीक है। इसमें अगर ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेशन करा दिया जाए तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है ReOCH3 4 में, आपको दिखाई दे रहा हो इसमें ऑक्सीजन भी इंसर्ट हो गया है, और ये कंपाउंड स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल है 200 डिग्री सेल्सियस तक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द रेनियम मिथाइल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा AuR3 है, मतलब गोल्ड के ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें आपका डेरिवेटिव है हैलाइड को यूज़ किया गया है, एक आर को ग्रुप रिप्लेस किया X से, दो आर को रिप्लेस किया है 2X से। जो आपका कंप्लीट एल्काइल गोल्ड कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द इथरल सॉल्यूशन में बिलो माइनस टेम्परेचर, इसको देख लेते हैं कितने पे, -35 डिग्री पे ये स्टेबल फॉर्म होता है। इसके अलावा आपका जो इसका डेरिवेटिव फॉर्म है हैलाइड के साथ में, ये एक एल्काइल के साथ जो डेरिवेटिव फॉर्म है स्टेबल होता है, और अगर X जो होता है Br होता है तब हाईली स्टेबल होता है। इसके अलावा ये अनस्टेबल होता है, ओनली ब्रोमाइड कैन फॉर्म इट, दूसरा हैलाइड इसको फॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा CuCH3 है जो कि येलो पॉलीमेरिक सॉलिड है, मतलब इसमें पॉलीमराइजेशन होता है, मोर देन 1 यूनिट इसकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ये क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं, जो कंपाउंड प्रिपेयर हो रहे हैं ये क्या क्या रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, ये अल्फा हाइड्राइड रिएक्शन दे सकते हैं, जो कि आपके मिथाइल बेस्ड कंपाउंड बन रहे थे, टेट्रामिथाइल टाइटेनियम, टेट्रामिथाइल टेंटेलम, ये सारे अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन दे सकते हैं बिकॉज इनकी अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कैसे होता है आपका, ये आपका जैसे कंपाउंड है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है आपका मोर देन 2 जो आपके लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे 6
मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, दो मिथाइल आपस में क्या करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफ़र करते हैं। एक मिथाइल जो है दूसरे मिथाइल के एच से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मिथाइल और जो कि दूसरे के हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, उस मिथाइल का और मेटल का बॉन्ड टूट जाता है, और जो है दूसरे मिथाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें आप देख रहे होगे ये अल्फा हाइड्रोजन टूटना स्टार्ट हो रहा है इस कार्बन से, मेटल और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, और जो कि हाइड्रोजन को लेने वाला है उसका और मेटल का बॉन्ड उस लिगेंड का टूट रहा है। तो इस तरह से एल्कीन सॉरी यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होगा और एक मीथेन गैस का रिमूवल होगा, ठीक है। जब मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट डबल बॉन्ड आता है, हम उसको बोलते हैं कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस। तो जब अल्फा एलिमिनेशन होता है तब कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, और जब बीटा एलिमिनेशन होता है तब एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो रिएक्शन दे सकते हैं, बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र दे सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एल्कीन का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट जो होता है गामा हाइड्राइड ट्रांसफ़र भी हो सकता है। गामा हाइड्राइड ट्रांसफ़र में क्या होता है, देखिए जो गामा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मेटल से जो लिगेंड अटैच है उसके गामा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लेता है, और उसमें क्या होता है कि पहले उस मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, फिर उस जिसका वो गामा हाइड्रोजन का के कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच था उसका बॉन्ड टूटता है। ये क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन से होने वाली प्रोसेस है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मेटल के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा, मेटल हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वो CH2 मेटल के फर्दर एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लिगेंड भी अटैच रहेगा और आपका हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगा। दिस इज गामा हाइड्राइड ट्रांसफर। नेक्स्ट जो रिएक्शन ये दे सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, डिकम्पोजिशन पाथवे में भी हमने डिस्कस किया था इसको। यहाँ पे क्या है, ये आपका लीगेंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक लीगेंड ही जो होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये दोनों रिंग्स जो हैं आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगी, और यहाँ से मेटल से दोनों के बॉन्ड टूट जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे बाईफिनाइल एज ए लीगेंड बाहर निकल जाएगा, और आपका ये टू जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा आफ्टर द रिडक्टिव एलिमिनेशन। 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ भी फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में भी 3 मेंबर रिंग फॉर्म होती है ट्रांजिशन स्टेट, और रिडक्टिव एलिमिनेशन में भी। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोल्ड का, ये वाले दोनों कंपाउंड इथेन का फॉर्मेशन करेंगे और रिमूव आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये मिथेन का फॉर्मेशन करेगा और रिमूव आउट हो जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू। जो ऑर्डर होगा रिमूवल का वो ये ऑर्डर होता है C6H5 CH2 CH3 CH3, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ड्यूरिंग द रिडक्टिव एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्लीवेज शो करता है, ये मेटल कार्बन क्लीवेज रिएक्शन शो करता है, जिसमें क्या होता है, मेटल और जो मेन ग्रुप एलिमेंट है उनके बीच में कार्बन और मेन ग्रुप मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जबकि ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। यू कैन सी हेयर प्लेटिनम और कार्बन के बीच में स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और उस कार्बन का 2.5 है, तो देयर इज़ अ वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन नहीं करते एज ए न्यूक्लियोफाइल, जबकि जो मेन ग्रुप वाले हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है मेटल और कार्बन के बीच में। तो इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली मेटल अलग हो जाती है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज गेन करके, और कार्बन नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। इसमें कार्बन जो होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक करता है और उसका अल्काइलेशन या अराइलेशन कराता है, लेकिन मेन ग्रुप ट्रांजिशन जो मेटल है वो इस तरह से अटैक नहीं करती। एल्डिहाइड और जैसे ये आपका कीटोन है उसके साथ में ये आपका कंपाउंड है, ये कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। वहीं पे ये आपका मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड के साथ इस कीटोन के साथ में इस तरह से रिएक्शन दे रहा है, ये अपने आर ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है कार्बोनिल कार्बन को, जिससे आर ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है कार्बोनिल कार्बन पे, ओ और कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। ओ नेगेटिव आता है यहाँ पे, सेकंड वर्क का प्रोसेस होता है जिसमें से ये H पॉजिटिव को गेन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका मेन ग्रुप जो कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन देके उसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता है, जबकि आपका ट्रांजिशन मेटल इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड कार्बन इज़ वेरी लेस।
तो इस तरह से मेटल कार्बन क्लीवेज रिएक्शन भी ये दे सकते हैं, नहीं देते हैं इस फॉर्म में। इसके अलावा ये जो है प्रोटीनिक रिएजेंट में ये ट्रांजिशन मेटल अल्काइल अराइल जो होते हैं क्लीवेज शो करते हैं। ये आपका ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स है, ये प्रोटीनिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इसमें कार्बन और मेटल के का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से एसिडिक कंडीशन आपको जहाँ भी दिखाई देगी, दिस इज़ द एसिटिक एसिड एक्सेस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो CH3 है इस एसिटिक एसिड के मोल के साथ फॉर्मेशन करता जाएगा। 4 CH3 हैं तो 4 एसिटिक मोल हैं, यहाँ पे 4 मिथाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से आपका जो लीगेंड है CH3COO नेगेटिव वो टाइटेनियम से अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से क्लीवेज रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के बिना ये कोई क्लीवेज रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस में क्या होता है, H2 का एडिशन होना होता है मॉलिक्यूल के ऊपर में, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू ये मूव करता है, H2 ऐड होता है पहले, फिर मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो प्रिपेयर हुआ था उसमें H2 का जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो इस तरह से सिस एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन मेटल एटम पे अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होना होता है। R और H जो होते हैं, जो कि जो सीन पोजिशन पे प्रेजेंट है, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू रिमूव आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, और मेटल हाइड्राइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इस तरह से भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। मेटल अल्काइल से मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी ये शो करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर कंपाउंड दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्रांजिशन मेटल बेस्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। रेनियम यहाँ पे मेटल है, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हैं जो इसको अल्काइल कंपाउंड फॉर्मेशन करा रहे हैं। दूसरा कंपाउंड भी यहाँ पे रेनियम बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल की जगह पे हैलाइड प्रेजेंट है। ये ट्रांजिशन मेटल हैलाइड है, ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल अल्काइल है। इन दोनों में क्या होगा, हैलाइड तो इस मेटल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और अल्काइल जो है इस रेनियम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस इज़ द एक्सचेंज रिएक्शन। ये कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, जो हैलाइड है वो अपने क्लोराइड को शेयर करता है अपने रेनियम जिसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ भी, और जो आपका ट्रांजिशन मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स है उस रेनियम के साथ इसको शेयर करता है, जिससे क्या होता है, इस जो ट्रांजिशन मेटल अल्काइल है उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो ये अपना मिथाइल ग्रुप को डिसोशिएट कर देता है। अब ये जो ब्रिज्ड क्लोराइड है, इसमें क्या होगा, इस ब्रिज का ब्रेकडाउन होगा, तो इसमें क्या होगा, जो क्लोराइड है ये अपने ओरिजिनल रेनियम को छोड़ करके जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से भी बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। ये तो इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड था जिससे ये बना जुड़ा हुआ था, तो ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा और जो नए वाला फॉर्म हुआ है उसके साथ आपका क्लोराइड चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज होगा, एक बार में एक क्लोराइड एक्सचेंज होगा, 3 क्लोराइड है यहाँ पे, 1 बाय 1 करके तीनों क्लोराइड ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे और मिथाइल को एक्सचेंज करते चले जाएंगे वहाँ से। जब ये टूटेगा, रेनियम और ऑलरेडी जो क्लोराइड बॉन्ड ऑलरेडी जो प्रेजेंट था रिएक्टेंट में, जब क्लोराइड वहाँ से डिटैच हो गया तो जो मिथाइल है वो उस रेनियम पे जाके अटैच हो जाएगा। इस तरह से एक्सचेंज हो जाएगा, ऑलरेडी प्रेजेंट मिथाइल जिस रेनियम पे है वहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा और जहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट था वहाँ पे मिथाइल अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरह से अल्काइल हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी शो करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक क्लीवेज ये शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक क्लीवेज में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल अल्काइल का रिएक्शन होता है विद द हैलोजन या फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, HX के साथ में, या फिर नॉर्मली X2 के साथ में आपका कंपाउंड जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये रिएक्ट करता है, और जिससे क्या होता है, आपका R जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, R की जगह पे कोई हैलोजन जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है मेटल एटम के साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने X2 लिया है तो ये RH रिलीज़ करेगा, और अगर हमने HX लिया है तो ये RH यानी एल्केन को रिलीज़ करेगा, ओके। इसको हम एग्जांपल की तरह देख सकते हैं, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। इसको जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो हाइड्रोजन और Me जो कंबाइन करके मीथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लोराइड जो है वो रेनियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ग्रेटर देन 99% जो होती है इस कंपाउंड की यील्ड आती है। इसके अलावा इंसर्शन रिएक्शन भी ये शो करता है। जैसे हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देखा था, गैसियस मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे कंपाउंड में से, इसी तरह से यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रॉपर्टीज रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो आपका ये जो है वो इंसर्ट भी कर जाते हैं गैसियस मॉलिक्यूल, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, आइसोनाइट्राइल, ये इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, ठीक है। इसमें CO का इंसर्शन कराना है। तो CO का इंसर्शन कराने के लिए क्या करना चाहिए, पहले मेटल के पास साइट अवेलेबल होनी चाहिए, स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए क्या करेगा, आपका जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड है मिथाइल लिगेंड, वो कार्बोनिल के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, एक स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COCH3 में, जिससे आपका मिथाइल की जगह पे स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। कंपाउंड जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। जब वो 5 कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, उसमें स्पेस अवेलेबल होगा, तो आपका एक्सटर्नल लिगेंड जो है उस वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे जिस पे आपका मिथाइल फॉर्मेशन हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जिस CO के साथ अटैच हो रहा है, ये जो ग्रुप फॉर्म हो रहा है, इसमें जो CO ग्रुप है वो एक्सटर्नल CO नहीं है, इंटरनली जो कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसमें ही आपका ग्रुप जो है माइग्रेट होके CO के ऊपर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने जो एक्सटर्नल लिगेंड लिया है वो आइसोलेबल्ड कार्बोनिल लिया है, जिसमें आपका कार्बन है 14 आइसोटोप है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में जो जहाँ पे COCH3 बना है, उस CO में कोई 14 लेबल्ड कार्बोनिल नहीं है, नॉर्मल 12 कार्बन आइसोटोप ऑफ 12 कार्बन है। तो यहाँ पे हम इससे ये प्रूफ होता है कि आपका एक्सटर्नल लिगेंड पे जाके आपका असाइल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इस तरह से फॉर्मेशन नहीं हो रहा असाइल का। असाइल जो फॉर्म हो रहा है वो इंसर्ट ऑलरेडी जो प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप था उसके ऊपर जाके मिथाइल जब माइग्रेट होता है तब वो फॉर्म होता है। और जब स्पेस अवेलेबल हो जाएगा तो ये आपका जो आपका रेडियो लेबल्ड हमने कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इंसर्ट कर जाएगा, 6th पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं PPH3 का एडिशन करवा रहे हैं हम। इसमें क्या होगा, आपका ये CH3 यहाँ पे आएगा, असाइल का फॉर्मेशन होगा, इसकी जगह पे वैकेंट साइट अवेलेबल होगी, वहाँ पे जाके PPH3 एंटर कर जाएगा। इस तरह से हम इंसर्शन रिएक्शन करा सकते हैं। इंसर्शन रिएक्शन में हमने दो देखा है, एक तो मेटल हाइड्राइड इंसर्शन हो रहा है एल्कीन के ऊपर, और एक यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है ये गैसियस मॉलिक्यूल का इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है ये, मैकेनिज्म क्या है इसका, तो आपका ऑक्टाहेड्रल एल्काइल कॉम्प्लेक्स है, पहले उसमें क्या होगा, मैंने बताया अभी, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, COCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इस मिथाइल की जगह पे क्या होगा, स्पेस अवेलेबल होगा, तो स्क्वायर पिरामिडल असाइल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये स्क्वायर पिरामिडल असाइल इंटरमीडिएट में जो आपका इनकमिंग लिगेंड है जिसको हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, वो आके उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। प्रोडक्ट अगेन 6 मेंबर्ड ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है इंसर्शन ऑफ SO2। हम यहाँ करा सकते हैं। SO2 का इंसर्शन क्या होगा, जब यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके बीच में इंसर्ट होगा। जैसे एलिमिनेशन कराया था ना, एलिमिनेशन हमने कैसे कराया था, MS डबल बॉन्ड O वहाँ पे प्रेजेंट था, या SO वहाँ पे प्रेजेंट था, और R इस तरह से प्रेजेंट था, हमने बीच में से इसको निकाल दिया था, SO2 को, मेटल और R का बॉन्ड बन गया था। अब इसका जस्ट रिवर्स होना है, ये क्या था, एलिमिनेशन था, अब हमें M और R में इंसर्शन कराना है SO2 का। तो यहाँ पे M और R के बॉन्ड के बीच में जाके सल्फर ऐड हो जाएगा, इन दिस मैनर ये फॉर्मेशन हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन प्रिपरेशन के टाइम में पड़ी थी, इंसर्शन रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ के टाइम पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो ये रिएक्शन देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को इंसर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को इंसर्ट कराएगा सेम प्रोसीजर में जैसे अभी सल्फर डाइऑक्साइड को इंसर्ट कराया है। यहाँ पे ये आपका मेटल एटम है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल और कार्बन का R का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा O नेगेटिव क्रिएट होगा, उस O नेगेटिव के साथ जाके आपका R अटैच हो जाएगा, ठीक है। LNMR इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ऐसे, मेटल इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, कार्बन पे वैलेंस इंक्रीज होगा तो मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, O नेगेटिव फॉर्म होगा। ये O नेगेटिव का क्या करेगा, यहाँ से मेटल और R डिसोशिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ R पॉजिटिव, O नेगेटिव जो है R को ले लेगा। इस तरह से इंसर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा विद द मेटल एटम, ठीक है। ये इंसर्शन रिएक्शन ये शो करते हैं। आइसोसाइनाइड भी इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। आइसोसाइनाइड का एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये ऐसे होता है। इसमें भी वही होगा, आपका मेटल एटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो मेटल और जो R बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ये R बॉन्ड को कौन रिसीव कर लेगा, ये कार्बन रिसीव कर लेगा, ठीक है। इससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, MnR
एन और सी के बीच में जब डबल बॉन्ड बचा है सिर्फ, और सी ने इस मेटल का आर गेन कर लिया, तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, इंसर्शन हो गया आइसोसाइनाइड का। So this is all about the reactions or the properties of the stable transition metal alkyl or aryls. Next is the structure and bonding. Structure and bonding की बात करें तो मेन ग्रुप जो अल्काइल्स अराइल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है अराइल्स के साथ में। जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स हैं वो टेट्राहेड्रल शेप कैरी करते हैं, और इसकी तरह ही आपका जो यहाँ पे एग्जांपल है ट्रांजिशन मेटल टाइटेनियम टेट्रामिथाइल जो है वो भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। लेकिन जो 5 मेंबर होते हैं वो मेन ग्रुप वाले अलग ज्योमेट्री कैरी करते हैं और ट्रांजिशन मेटल वाले अलग कैरी करते हैं। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं जो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री रखते हैं, लाइक SBME5 TBP ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे जो आपके ट्रांजिशन मेटल बेस्ड जो आपके 5 मेंबर्ड कंपाउंड फॉर्म होंगे वो जो है वो स्क्वायर पिरामिडल शेप को कैरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जनरली ML6 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप को कैरी करता है, लेकिन जो आपका ये कंपाउंड है हेक्सामिथाइल टंगस्टन, ये ऑल्दो हमें कैसा लग रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, लेकिन इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ना होकर ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी हेयर दिस इज ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। यहाँ पे आपका मेन ग्रुप मेटल है तो 5 मेंबर्ड ये स्क्वायर पिरामिडल गेन कर रहा है, और ये TBP को गेन कर सॉरी टेंटेलम इज द ट्रांजिशन मेटल, तो ये स्क्वायर पिरामिडल को गेन कर रहा है। मेन ग्रुप एलिमेंट जो होगा वो TBP को गेन करेगा। इसके अलावा Me82 नेगेटिव है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल बेस्ड है, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कैरी करता है। और लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट कॉम्प्लेक्स है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर गेन करता है, मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ में। और जो ये आपका होता है ये स्टेबल कंपाउंड होता है फेयरली इन द फॉर्म ऑफ, अगर ब्रोमाइड यहाँ पे हेलोजन है तो ये डायमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और स्टेबल फॉर्मेशन करता है इस तरह से। तो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मेनली जो टेट्राहेड्रल और जो स्क्वायर पिरामिडल TBP ज्योमेट्रीज है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है बॉन्डिंग। तो बॉन्ड कैसे बनता है इनके बीच में, तो क्या होता है कि आपका जो अल्काइल या अराइल है उस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अल्काइल की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अगर हम मेटल अल्काइल का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी एक वैकेंट सिंगली फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और मेटल की एक सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल जो है उसके साथ ये कंबाइन करता है और मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अराइल के बारे में बात करें तो अराइल्स में क्या होगा, यहाँ पे जो sp2 कार्बन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड दोनों के केस में फॉर्म हो गए। अब इन केस ऑफ मेटल अल्काइल्स में क्या होता है, वहाँ पे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल होती है, तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में मेटल जो है अपनी फील्ड ऑर्बिटल से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर देता है, बट सिग्मा स्टार की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुड एक्सेप्टर नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा इन केस ऑफ मेटल एल्काइल। जैसे ही मेटल के से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में ट्रांसफ़र होगा तो कार्बन के साथ जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे MCH3 ये आपका एल्काइल लिगेंड है, जैसे ये बॉन्ड तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेगी इसके सिग्मा स्टार में तो यहाँ पे ये वाला एज ए हाइपर कंजुगेशन इस फॉर्म में डेल नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। फिर ये बाय टाइम होता है, एक बार ये ब्रेक होगा, फिर एक बार ये ब्रेक होगा, एक बार ये ब्रेक होगा, इस तरह से फॉर्मेशन होता है हाइपर कंजुगेशन का। जो ये हाइपर कंजुगेशन है इस कंपाउंड को थोड़ा स्टेबल बनाती है, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग को थोड़ा इन्हांस करती है। लेकिन मेटल अराइल के केस में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, बिकॉज मेटल अराइल में ये सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है पाई एंटी बॉन्डिंग अवेलेबल होती है। मेटल अल्काइल में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अवेलेबल होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है तो इसके कॉरस्पॉन्ड पाई एंटी बॉन्डिंग अवेलेबल होती है। मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है फील्ड ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग में, जिससे कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऊपर वाले केस में हाइपोकंजुगेशन हो रहा था सिर्फ, इसमें क्या हो रहा है डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। That's why metal aryls are more stable than that of the metal alkyls। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, it could be asked in the exam।
द बैक पाई बॉन्डिंग इज द मेन रीजन ऑफ द मोर स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अराइल देन दैट ऑफ द मेटल एल्काइल्स। ये बॉन्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद मैंने बताया एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो होगा यहाँ पे, इस तरह से हाइपर कंजुगेशन शो हो रहा है। इसके अलावा ये आपका अराइल की में स्टेबिलिटी है। अराइल में क्या होता है कि ये मेटल एटम को एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया, उसके बाद क्या होता है, मेटल जो होता है बैक पाई बॉन्डिंग शो करता है इस तरह से। अगर आपका जो अराइल रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि अब जो आपका बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इंक्रीज़ कराता है वो ग्रुप, और जिससे कि आपका अराइल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वो आसानी से मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। वहीं पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, मेटल एटम से अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो बैक पाई बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी करवाता है। मेटल क्या करती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसको डिस्पर्स कराने का काम करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि उस रिंग के ऊपर अटैच है। यू कैन सी हेयर बैक पाई बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है। लास्ट रिएक्शन जो दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, अब मेटल क्या कर रही है, अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है कार्बन के ऊपर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस वो डिलोकलाइजेशन शो कर रहा है, नाइट्रोजन उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बैक पाई बॉन्डिंग बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग मेटल बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन या स्ट्रॉन्ग अराइल मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांजिशन मेटल एल्काइल अराइल्स। फर्स्टली हमने देखा कि ये कैसे अनस्टेबल फॉर्म होते थे, इनको स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है, इनके डिकम्पोजिशन पाथवेज देखे, उन डिकम्पोजिशन पाथवे में जो जो भी डिफ़िकल्टी आती है उसको अगर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिकम्पोजिशन पाथवे के लिए अगर उनको रिमूव कर दिया जाए तो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुए उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन मेथड देखे। उसके बाद हमने देखा कि जो कंपाउंड प्रिपेयर हो गया वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कैरी करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें, और वो किस किस टाइप की रिएक्शन शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सी ज्योमेट्री ये फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया बॉन्डिंग इनमें किस तरह से होती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।